सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में तमाम अहम खबरें आपके सामने होंगी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। कड़ी सुरक्षा के बीच झारखंड में चौथे दौर का मतदान जारी। धनबाद, देवघर, गिरिडीह, बोकारो की 15 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। 2 मंत्रियों समेत कुल 221 उम्मीदवार मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेने की अपील। नागरिकता अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्ष को घेरा। इस मुद्दे पर हिंसा को तूल देने का विपक्षी दलों पर लगाया आरोप। कहा, देश की संसद ने किया नागरिकता कानून से जुड़ा महत्वपूर्ण बदलाव। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर ज्यादा सजग और संवेदनशील रहने का सुझाव। गुजरात के गांधीनगर में राज्य पुलिस अकादमी के समारोह में संबोधन। अपराधों को लेकर तुरंत एफआईआर और विस्तार से पड़ताल की बताई जरूरत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से करेंगी बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला शुरू। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए औद्योगिक संगठनों के साथ साथ अर्थशास्त्रियों से लेंगी राय। और देश आज मना रहा है विजय दिवस। आज ही के दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर पाई थी विजय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों के साहस, शौर्य और पराक्रम को किया नमन। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव की, जहां चौथे चरण के लिए आज मतदान जारी है। इस चरण में धनबाद, देवघर, गिरिडीह और बोकारो जिले के 15 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। इस दौर में राज्य के 2 मंत्रियों समेत कुल 221 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इस समय आप तस्वीरें देख पा रहे हैं झारखंड के अलग अलग इलाकों की, जहां मतदान को लेकर सुबह से ही लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, सभी मतदाता वोटिंग को लेकर आज खासे उत्साह में हैं। उनका उत्साह देखने को मिल रहा है। नक्सल पीड़ित बगोदर, जमुआ, गिरिडीह, डुमरी और टुंडी निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, जो शाम 3 बजे तक चलेगी, जबकि बाकी 10 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 27 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार के 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। मतदान के दौरान असामाजिक तत्वों की घुसपैठ को रोकने के लिए झारखंड से जुड़ी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा को सील कर दिया गया है। 6101 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 183 मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र हैं। सत्तर मतदान केंद्र ऐसे हैं जिसमें सभी मतदान कर्मी महिलाएं हैं। 2122 मतदान केंद्रों पर ब्रॉडकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। 587 मतदान केंद्र अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। वहीं चौथे चरण में राज्य के 2 प्रमुख मंत्रियों समेत कुल 221 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। मधुपुर सीट पर राज्य के श्रम मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार राज पालीवाल का मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हुसैन अंसारी से है। वहीं चंदन कियारी सीट पर मुख्य मुकाबला राजस्व मंत्री अमर कुमार बावरी और आजसू के उम्मीदवार उमाकांत रजक के बीच होने की संभावना है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान जारी है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में आज चौथे दौर के लिए मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वो अपना वोट अवश्य डालें और लोकतंत्र के इस पावन पर्व के भागीदार बने। और इस समय आज के दौर को लेकर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जुड़े हैं, ब्यूरो चीफ हैं दैनिक जागरण झारखंड के। प्रदीप जी, एक बार फिर से आपका शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए।
आज चौथे दौर की अगर बात करें तो 15 विधानसभा सीटों में से 12 सीटें जीतकर विपक्ष को धराशायी किया था बीजेपी ने। इस बार किस तरह के समीकरण और किस तरह का मुकाबला दिख रहा है चौथे चरण को लेकर झारखंड में? देखिए प्रीति जी, कई जो फैक्टर हैं जो जीत हार के इन 15 विधानसभा क्षेत्रों में, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपार संभावनाओं वाले क्षेत्र हैं। और ये आज की जो वोटिंग ट्रेंड है, इससे ये पता चल जाएगा कि झारखंड में आखिरकार सरकार किनकी बनेगी। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी इन 15 विधानसभा क्षेत्रों में। और पिछली बार चूंकि 12 विधानसभा क्षेत्रों में इन्होंने कब्जा किया था, और इस बार इसी नंबर को बनाए रखने की पूरी ताकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ी है। तो मुझे लगता है कि 5 फैक्टर हैं यहाँ जीत हार के। एक तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई दुमका के भीतर, तो वो सभा जो है वो उसका असर जो है आसपास का जो कोयलांचल का क्षेत्र है वहां पड़ सकता है। इसके अलावा जो राम मंदिर का मुद्दा है, नागरिकता संशोधन बिल, ये जो अभी जो हालिया जो निर्णय है केंद्र सरकार के, इनका भी काफी असर जो है वो इन क्षेत्रों में पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव का अगर परिणाम देखेंगे तो इन क्षेत्रों की सारी सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और सारे विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनका जो है वो वोट जो है वो विरोधी दलों के मुकाबले काफी ज्यादा था। तो ये सारे जो समीकरण हैं इस विधानसभा चुनाव के मतदान में, ये प्रभावी अगर दिखेंगे तो ये हार जीत का जो अंतर है वह काफी कम रहेगा। और जिन सीटों पर संघर्ष भी है वहां काफी कांटे का संघर्ष है, क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो बड़ा ही निकटतम मुकाबला होगा इन क्षेत्रों में। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि कई पार्टियों में लोग दल बदल करके एक दूसरे दलों में गए हैं, दलों में भीतर घात भी चल रही है। तो ये कितना असरदार होता है, इस पर भी परिणाम जो है वो बिल्कुल, यानी कहें चौथे चरण में बीजेपी के सामने जहां अपना किला बचाने की चुनौती है, तो विपक्ष जाहिर तौर पर इस जुगत में है कि अपनी सीटें किसी तरह बढ़ा सके। तो इस मायने में भी काफी दिलचस्प है ये चौथा चरण। प्रदीप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज्यसभा टीवी के साथ बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच झारखंड में 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाया है कि वो नागरिकता अधिनियम को लेकर तूफान खड़ा कर रहे हैं। झारखंड के दुमका में कल एक जनसभा में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के कुछ भागों में आगजनी और अशांति का कारण विपक्षी पार्टियां ही हैं। भारत की दोनों सदनों ने भारी बहुमत से इन गरीबों के लिए निर्णय किया, नागरिकता का निर्णय किया। लेकिन ये कांग्रेस वाले और उसके साथी क्या कर रहे हैं? हो हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं, और उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। कांग्रेस के लोग, उनके साथी, हमारे विरोध करने वाले लोग, अगर समझ सकते हो तो समझो, आप ये जो कुछ कर रहे हो, आप लोग जो हो रहा है उसको मुक्त समर्थन दे रहे हो। आज जो ये आगजनी फैलाने के प्रयास हो रहे हैं उसको आप आंखें बंद कर करके मुंह मोड़ लेते हो। देश उन्हें देख रहा है और देश का विश्वास पक्का हो जा रहा है। इन दृश्यों को देख करके पक्का हो रहा है कि मोदी ने, देश की पार्लियामेंट ने, भारत की सरकार ने नागरिकता का कानून बना करके देश को भी बचा लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध को अपना सब कुछ छोड़कर भारत में शरणार्थी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके जीवन को सुधारने के लिए भारत की दोनों सदनों ने नागरिकता कानून से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और झारखंड सरकार ने आम लोगों के चहुमुखी विकास के लिए कई कल्याणकारी उपाय और कार्यक्रम शुरू किए हैं। साथियों, झारखंड के लोगों के लिए, अपने आदिवासी भाइयों बहनों के जीवन को आसान बनाने के लिए भाजपा के प्रयास हमारी नियत और हमारे सेवा भाव के जीते जागते सबूत है। यही सेवा भाव
आपके जल, आपके जंगल और आपके अधिकार को सुरक्षित करने की गारंटी देते हैं। भाजपा की सरकार आपको पूछे बगैर, आपकी अनुमति के बगैर कोई भी कदम नहीं उठा सकती। जनहित, जनभावना और आपकी इच्छा के साथ ही आपकी इच्छा ही ये हमारे लिए सर्वोपरि है। वहीं झारखंड में 5वें दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज झारखंड में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष पाकुड़ के बरहरवा हाईस्कूल मैदान में 12:30 बजे जनसभा करेंगे और उसके बाद पौड़ैया हाट में वो दूसरी रैली संबोधित करेंगे। अंतिम चरण में राज्य की कुल 16 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। इनमें संथाल परगना के 6 जिले भी शामिल हैं। और बात कुछ और अहम खबरों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से दिल्ली में अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पक्षों के प्रमुखों के साथ बजट पूर्व परामर्श शुरू करेंगी। वो देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक संगठनों, किसान संगठनों और अर्थशास्त्रियों से राय लेंगी। बजट अगले साल 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री स्टार्टअप, फिनटेक और डिजिटल क्षेत्र जैसी नई अर्थव्यवस्था के हितधारकों से भी विचार विमर्श करेंगी। बाद में वो वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगी। स्थायी खाता संख्या यानी पैन को इस साल 31 दिसंबर तक आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। आयकर विभाग ने कल इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है। विभाग ने कहा है कि बेहतर कल के लिए आयकर सेवाओं का लाभ लेने को पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर 2019 तक पूरा कर ले। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी। इससे पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमेट्रिक पहचान संख्या अनिवार्य रहेगी। आयकर कानून की धारा 139 AA(2) कहती है कि जिस भी व्यक्ति के पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है और वो आधार हासिल करने के पात्र हैं तो उसे अपना आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को जरूर देनी होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुलिस बलों से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर ज्यादा सजग और संवेदनशील रहने का सुझाव दिया है। गुजरात के गांधीनगर में पुलिस समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों को लेकर तुरंत एफआईआर और विस्तार से पड़ताल की जरूरत बताई। गुजरात पुलिस को प्रेसिडेंट कलश से सम्मानित करते हुए उपराष्ट्रपति ने राज्य पुलिस में 33% महिला आरक्षण के कदम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पुलिस को ज्यादा सक्रिय, सेवा और जनता के लिए जवाबदेह होने से पुलिस व्यवस्था में जनता का विश्वास बना रहेगा। गुजरात दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को गांधीनगर में गुजरात पुलिस के समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने परेड की सलामी ली। आज गुजरात की भूमि स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। 59 सालों के बाद गुजरात पुलिस को अपनी काबिलियत पर, अपने फर्ज के प्रति अपनी निष्ठा के लिए, अपनी कुनेह शक्ति, अनुशासन, अत्याधुनिक तकनीक एवं उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर गुजरात पुलिस को प्रेसिडेंट कलश से सम्मानित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापना के साथ जांच के लिए पुलिस अधिकारियों की विशेष टीम बनाई जानी चाहिए और पुलिस कर्मियों को ऐसे काम करना चाहिए ताकि कोई महिला पुलिस की मदद लेने से न डरे। The rise in the number of crimes against women and children, especially heinous crimes, troubles me deeply. We have been hearing incidents here and there across the country. I want the political leadership of the country not to politicalize this
and give a political color. Rape is a crime against women. It should be curbed with all the might, without any discrimination. Police should register every complaint without exception, and then complete investigation at the earliest, and then start prosecution at the earliest. And the judiciary also must conclude the judicial inquiry and give punishment at the earliest, so that such crime tendency can be curbed. It is important that we set up a special team of police officers to investigate such crimes. Our police stations must be safe havens for women and children who are in distress. They must feel protected inside its four walls. Their complaints must be handled with sensitivity. उपराष्ट्रपति ने गुजरात पुलिस के काम की सराहना की और कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण से कानून और व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आधुनिक अपराधों से निपटने के लिए मानव संसाधन की कमी को दूर करने, फॉरेंसिक और साइबर अपराध जैसे क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कानून के प्रति सम्मान हमारी संस्कृति और जिंदगी का तरीका होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित, हथियारों की कम से संबंधित, सूचना और निगरानी से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहा है। सुरक्षा कर्मियों की कमी और भ्रष्टाचार पुलिस बलों के सामने बड़े चुनौती है। वर्तमान संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस बलों की जरूरत पूरा करने में सक्षम नहीं है। पुलिस विभाग में कर्मियों और मानव संसाधन की काफी कमी है। इसको जल्द से जल्द पूरा देश में पूरा करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने अदालतों पर लंबित मामलों की बड़ी संख्या पर भी चिंता जताई और इससे निपटने के लिए अदालतों में बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों को बढ़ाने की जरूरत बताई। समारोह में गुजरात पुलिस के नए लोगों का भी अनावरण किया गया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। राजकमल राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के युवाओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, कार्य और सिद्धांतों से प्रेरणा लेने की नसीहत दी है। रविवार को गुजरात के आणंद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के 62वें दीक्षांत समारोह के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल की दूरदर्शिता, एकता और अखंडता के संकल्प के लिए राष्ट्र हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। सरदार पटेल भी आज भी देश के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। Hard work, honesty, courage, forthrightness, firmness and steely resolve made Vallabhbhai the real Sardar. The leader, the youth of this country must draw inspiration from his stalwart's extraordinary life, his work, his principles and serve the nation with the same determination and selflessness. उपराष्ट्रपति ने युवाओं को नए भारत का निर्माता बताते हुए उनसे जाति और लिंग आधारित भेदभाव, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए नेतृत्व करने का आग्रह किया। Unity is the need of the hour. We may belong to different regions, we may belong to different religions, we may be speaking different languages, and we may be wearing different attire, we may be eating different foods, but we are all one. विविधता में एकता, भारत का विशेषता, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश. This is very much required. Particularly when falciferous tendencies are being encouraged by certain people. When caste, creed, sex, religion and religion is being exploited by some people, there is every need for all of us to develop nationalism and to commit ourselves to the unity and integrity of the nation. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक में शीर्ष 50 देशों में शामिल है और तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि विकास के एजेंडे को हमेशा स्थिरता की परीक्षा पास करनी चाहिए। India aspires to be among the top 50 countries in the Global Innovation Index by 2022. Innovation, incubation, Make in India, Skill India, Digital India, Clean India, these are all the programs before us. We must all join those programs and make them a grand success. India, as I told you, is one of the top 3 startup-friendly ecosystems. Any development agenda that we propose must have passed the test of sustainability. I must stress, environment must not be the casualty of development. We are at tipping point today. We must factor in the environmental consequences into each one of our development plans or suffer
catastrophic consequences. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को गुजरात के कच्छ में रणोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कच्छ का रण संस्कृति, संस्कारों, शिल्प, कला और प्रकृति के सौंदर्य का अद्वितीय संगम है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सदियों से गुजरात ने भारत की महान संस्कृति, पारंपरिक जीवन शैली और शिल्प और कलात्मक धरोहर का संरक्षण किया है। ये समृद्ध कच्छ की संस्कृति और लोक परंपरा के कारण संभव हुआ। रणोत्सव ने इस इलाके और गुजरात की सामाजिक आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के पर्यटन से जुड़े स्थानीय और देश विदेश के लोगों को रोजगार और आर्थिक संपन्नता के अवसर मिले हैं। It is my great pleasure to attend this Ranotsav at Kutch. For centuries, Gujarat is housing and preserving the greatness and values of Indian arts, culture, handicrafts, heritage, and traditional lifestyle. It is made possible due to great contribution, Kutchi culture, and living style of its people. मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि गत वर्ष 3 महीना के रणोत्सव में 60 करोड़ रुपयों का व्यापार हुआ। मुझे विश्वास है कि इस व्यापार का एक बड़ा भाग स्थानीय शिल्पकारों, कारीगरों, छोटे व्यवसायों की लाभान्वित करेगा। मेरा आग्रह होगा कि इस क्षेत्र को देश के अधिकाधिक भागों से जोड़ा जाए, जिससे पर्यटकों के लिए यह पहुंचना अधिक सुगम हो सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात ने जहां अपनी लोक परंपरा के कारण महान संत और उद्यमी व्यापारी दिए, जिन्होंने दुनिया भर की यात्राएं करके व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की समृद्ध परंपरा विकसित की, वहीं स्वाधीनता आंदोलन की भी ये राजधानी रहा, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आधुनिक भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी विभूतियां दी हैं। Gujarat has played a vital central role in India's freedom movement. In fact, I consider Gujarat as the capital of India's freedom movement, as it is housing vital historical places like Sabarmati Ashram and Kachrab Ashram, where Pujya Bapuji has chalked out major strategies and plans for India's freedom movement that include famous Dandi March that the recently Gujarat has fulfilled Prime Minister Narendra Bhai's pledge of building world's tallest statue of 182-meter tall statue of unity of Sardar Sahib as befitting honor to him for his contribution in winning freedom for India and uniting India into one country by merging over 550 princely states into India. कच्छ रणोत्सव के उद्घाटन मौके पर उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। और अब बात करेंगे जलवायु परिवर्तन से जुड़ी खबर की। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 2 सप्ताह तक मैड्रिड में चली मैराथन जलवायु वार्ता कल संपन्न हो गई है। धरती के तापमान में असाधारण बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के बारे में इस वार्ता में अहम चर्चा हुई। इसमें वैश्विक कार्बन बाजार पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका और इसे अगले वर्ष तक के लिए टाल दिया गया है। वार्ता में दुनिया के करीब 200 देशों के प्रतिनिधियों ने सामूहिक घोषणा पत्र जारी किया। इसमें धरती के बढ़ते तापमान के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब देशों की मदद की बात कही गई। जलवायु परिवर्तन पर अगली वार्ता ग्लासगो में होगी। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों और कार्यकर्ताओं ने वार्ता में किसी अंतिम नतीजे में नहीं पहुंचने के लिए दुनिया के अमीर देशों की आलोचना की और कहा कि इन देशों ने गंभीर मुद्दे को बहुत ही हल्के में लिया। आज विजय दिवस है। आज ही के दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर विजय पाई थी। विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को नमन किया। इस दौरान तीनों सेना प्रमुखों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नया देश बना था और इसी दिन पाकिस्तानी सेना के
93,000 जवानों ने आत्मसमर्पण किया था। ये युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के दिल में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके विजय दिवस पर भारतीय सैनिकों के साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन किया। 1971 में आज ही के दिन हमारी सेना ने जो इतिहास रचा वो हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। बात खेलों की। जापान में अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए मुख्य स्टेडियम का उद्घाटन हो गया है। इसे नेशनल स्टेडियम नाम दिया गया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रविवार को स्टेडियम का उद्घाटन किया। नए नेशनल स्टेडियम में 68,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसी स्टेडियम में खेलों का उद्घाटन और समापन समारोह होगा। साथ ही एथलेटिक्स और फुटबॉल के मैच आयोजित किए जाएंगे। जापान के वास्तुकार केंगो कुमा ने इसका डिजाइन तैयार किया है। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 24 जुलाई और 9 अगस्त तक होने जा रहा है। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ चेन्नई में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत को 8 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत से मिले 288 रनों के लक्ष्य को वेस्टइंडीज की टीम ने 47.5 ओवर में 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। मेहमान टीम की तरफ से हिटमैन ने 139 और शाहहोप ने नाबाद 102 रनों की पारी खेली। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर और ब्रेक के उस पार देख सकते हैं आप ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।